गुड इवनिंग 11th क्लास। बेटा आपका चैप्टर 6 कंप्लीट हो गया था। चैप्टर 7 है हमारा तत्वों के गुणों में आवर्तता। देखिए, तत्वों के गुणों में आवर्तता मतलब रिपीटेशन। अगर आप तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में रखते हैं तो भौतिक और रासायनिक गुणों में पुनरावृत्ति देखी जा सकती है। इस पुनरावृत्ति या रिपीटेशन को हम बोलते हैं गुणों की आवर्तता। अब ऐसा होता क्यों है? देखिए, जब हम बाएं से दाएं किसी भी आवर्त में जाते हैं तो आपने परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में उनको व्यवस्थित किया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए तो एक निश्चित समय के बाद आप देखेंगे कि परमाणु तत्व जो भी हमारे तत्व हैं उनका विन्यास रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन दिख रही है। तो क्योंकि विन्यास में पुनरावृत्ति होती है, इसीलिए तत्वों के जितने भी गुण हैं, भौतिक गुण और रासायनिक गुण, उसमें भी पुनरावृत्ति होती है। तो आप ये कह सकते हैं कि गुणों में आवर्तता इसलिए आती है क्योंकि विन्यासों में आवर्तता आती है। ठीक है, जब भी आप किसी तत्व को बढ़ते हुए क्रम में रख रहे हैं तो उनके विन्यासों में आवर्तता आती है, इसी के कारण उसके गुणों में भी आवर्तता आ जाती है। अब कौन कौन से गुण होते हैं वो आपको सीखना है। सबसे पहला है आपके पास प्रभावी नाभिकीय आवेश। देखिए, नाभिकीय आवेश का वह भाग जो बाहरतम इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव डालता है उसे हम नाभिकीय आवेश कहते हैं। ठीक है, इसका मान वास्तविक आवेश से कुछ कम होता है। तो आपके पास इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z प्रभावी, मतलब प्रभावी नाभिकीय आवेश। ये इक्वल्स टू होता है Z माइनस सिग्मा। Z है नाभिकीय आवेश, ये हो गया प्रभावी नाभिकीय आवेश, और सिग्मा होता है परिरक्षण स्थिरांक। तो परिरक्षण स्थिरांक को जब आप माइनस कर देंगे नाभिकीय आवेश से, तब आपको मिल जाएगा प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान। ठीक है, अब सिग्मा का मान क्या से पता चलता है? जो ये स्थिरांक है, शील्डिंग इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं, परिरक्षण स्थिरांक, इसका मान डिपेंड करता है कि वो किस उपकक्षक का इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। S का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो सबसे ज़्यादा है, P का उससे कम, D का उससे कम और F का उससे कम। तो परिरक्षण प्रभाव इस सीक्वेंस में कम होता रहता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब चेक पॉइंट 7.1 आप लोग करेंगे और इसकी क्वेरीज कुछ हों तो मुझसे डिस्कस कर लेंगे, और हम नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं। अगला है परमाणु त्रिज्या। देखिए, परमाणु जो हमारे होते हैं उसको हम वृत्ताकार शेप मान के चलते हैं, स्फेरिकल शेप होती है। किसी भी परमाणु के नाभिक से लेकर उसके बाहरतम कोश के इलेक्ट्रॉन की दूरी को हम परमाणु की त्रिज्या कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये एक सर्कल, एक बॉल की शेप में है, स्फीयर की शेप में है। तो सेंटर मोस्ट पॉइंट क्या है? नाभिक। और नाभिक से लेकर बाहरतम इलेक्ट्रॉन की जो दूरी होगी उसे हम बोलेंगे परमाणु त्रिज्या। ठीक है, तो परमाणु त्रिज्या, अब आपके पास इसकी विभिन्न प्रकार होते हैं। सहसंयोजक त्रिज्या, जहाँ पर सहसंयोजक आबंध बन रखा होगा, उस केस में जो सहसंयोजक अणु के परमाणु होंगे, उन दोनों परमाणुओं की दूरी का आप आधा कर देते हैं, तो वो आ जाती है सहसंयोजक त्रिज्या। सहसंयोजक आबंध क्या होता है ये आपने क्लास 10th में सीखा हुआ है ना। तो किसी भी अणु में सहसंयोजक आबंध बना हुआ है, आपका परमाणु 1, परमाणु 2। जैसे ये क्लोरीन का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है इन्होंने, क्लोरीन का पहला परमाणु, क्लोरीन का दूसरा परमाणु, दोनों परमाणु के बीच की जो दूरी है उसको आप अपॉन 2 कर दो, वो हो जाएगी सहसंयोजक त्रिज्या। तो सहसंयोजक त्रिज्या इज इक्वल्स टू आबंध की लंबाई अपॉन 2। ये वाली त्रिज्या उन तत्वों में होती है जहाँ पर सहसंयोजक आबंध बना है। फिर हम आते हैं धात्विक त्रिज्या पर। धात्विक त्रिज्या क्या है? धातु के परमाणु की त्रिज्या अधिकांशतः धात्विक त्रिज्या के रूप में व्यक्त की जाती है। धातु के क्रिस्टल में धातु के परमाणु संकुलित होते हैं। किसी धातु जालक में दो निकटस्थ स्थित परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी के आधे को उसकी धात्विक त्रिज्या कहते हैं। जैसे ये सोडियम धातु है, तो आपने सोडियम धातु का पूरा धातु लिया हुआ है और इसके दो निकटतम परमाणुओं के नाभिकों की दूरी लेंगे, उसका आधा कर देंगे तो वो आ जाएगी धात्विक त्रिज्या। ठीक है, फिर अगली है वैन डर वाल त्रिज्या। वैन डर वाल त्रिज्या ये अधात्विक तत्वों के केस में अप्लाई की जाती है। तो अधात्विक तत्वों के जो अणु होते हैं
उनके अणुओं को जब आप ठोस अवस्था में कंसिडर कर रहे हैं तब उनके बीच में वैन डेर वाल आकर्षण बल रहते हैं, और उस ठोस अवस्था में जो भी निकटतम परमाणु होंगे उनकी दूरी को आप आधा करोगे तो वो बन जाएगी आपकी वैन डेर वाल त्रिज्या। तो बेसिकली दूरी को आधा करना है। जब कोई धात्विक स्टेज में है तो धातुओं के केस में परमाणु देखेंगे, जब अधात्विक स्टेज में है तो वो वैन डेर वाल त्रिज्या बन जाएगी। जब कोई सहसंयोजक आबंध वाला कंपाउंड लिया है आपने, अणु कंसिडर किया है, तो वो वैन डेर वाल त्रिज्या बन जाएगी। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशंस हैं। लेकिन अगर आप इनको सीक्वेंस वाइज देखते हैं तो वैन डेर वाल में आकर्षण सबसे कमज़ोर होता है, तो ये वाली त्रिज्या सबसे बड़ी है। धात्विक का थोड़ी छोटी है, और सहसंयोजक के केस में जो त्रिज्या होती है वो सबसे छोटी वाली आती है। ठीक है। अब अगला है परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक। पहला तो है प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या है ये आपने पीछे सीख लिया। इसके साथ हमारी त्रिज्या व्यत अनुक्रमणवाती होती है। मतलब अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश ज़्यादा होगा तो त्रिज्या कम, या वाइस वर्सा। अगला फैक्टर है इसको प्रभावित करने वाला कोशों की संख्या। कोशों की संख्या सिंपल सी बात है, नाभिक के बाहर एक कोश है तो इतनी दूरी, 2 कोश होंगे तो और अधिक दूरी, 3 कोश होंगे तो अधिक दूरी। तो नाभिक के साथ जितने कोश बढ़ते जाएंगे उतनी ही उसकी त्रिज्या बढ़ती जाएगी। तो ये डायरेक्टली चलता है। फिर नेक्स्ट है बंध क्रम। बंध क्रम क्या होता है बेटा, ये आप केमिकल बॉन्डिंग में सीख जाओगे। तो बंध क्रम के साथ अभी आप सिर्फ इतना पढ़ समझ लीजिए कि जो बंध क्रम है वो परमाणु त्रिज्या के साथ उल्टा रिलेशनशिप है। अगर बंध क्रम बढ़ रहा है तो परमाणु त्रिज्या घट रही है, और वाइस वर्सा। ठीक है। परमाणु का संकरण भी आप अभी आगे जाके चैप्टर्स में सीखोगे केमिकल बॉन्डिंग में ही। इसमें भी आप सिंपल ये याद रखिए कि अगर संकरण अवस्था में जितना S कैरेक्टर बढ़ता जाएगा उतना परमाणु त्रिज्या का मान घटता जाएगा। संकरण क्या है ये टॉपिक डिटेल में पूरा इसकी एक सिंगल वीडियो शेयर की जाएगी जब आपको ये चैप्टर पढ़ाया जाएगा। तो S कैरेक्टर, जैसे देखो हम SP की बात कर रहे हैं, इसमें 1 भाग S और 1 भाग P। अगर मैं SP2 की बात कर रही हूँ तो इसमें 1 भाग S और 2 भाग P। तो S की जो प्रतिशत मात्रा है वो कम हो गई ना, इसमें 1 भाग S और 3 भाग P, तो और भी कम हो गई। तो मैंने बोला है कि परमाणु त्रिज्या और संकरण का संबंध क्या है कि जितना ज़्यादा S कैरेक्टर बढ़ेगा उतनी उसकी त्रिज्या का मान बढ़ेगा। ठीक है, सॉरी घटेगा। तो S कैरेक्टर यहाँ ज़्यादा था, यहाँ कम था, यहाँ सबसे कम था, इसलिए त्रिज्या यहाँ सबसे ज़्यादा है, यहाँ उससे कम है, और यहाँ सबसे कम है। तो ये यहाँ पे आपको इस तरह ब्लॉक में बना रखी हैं चारों। एक बार मैं डिस्कस करती हूँ। प्रभावी नाभिकीय आवेश के साथ उल्टा रिलेशनशिप, व्यत अनुक्रमणपाती, कोशों की संख्या के साथ सीधे रिलेशनशिप, बंधुक्रम के साथ बंध क्रम के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप, और संकरण के साथ S कक्षक का प्रतिशत मात्रा के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप। ये 4 फैक्टर्स हैं। अब आ जाते हैं आवर्तिता पे। देखिए, जब भी आप पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, पीरियोडिक टेबल मैंने आपको बताया था, जितने भी हमने सारे फैक्टर्स सीख लिए हैं उसके बेसिस पे अगर आप पीरियोडिक, देखिए जितने भी मैंने फैक्टर्स बता दिए उन सबको अगर हम पीरियोडिक टेबल में अप्लाई करते हैं, ये आपका पीरियोडिक टेबल है। तो इसमें मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था कि ऐसे जब आप देखते हैं तो आप वर्ग की बात करते हैं, और ऐसे जब आप देखते हैं तो आवृत्त की बात करते हैं। किसी भी तत्व को अगर आप वर्ग वाइज कंपेयर कर रहे हैं तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। सारे फैक्टर जितनी भी आपने बातें सीख ली हैं, सब कुछ फैक्टर्स अप्लाई करने के बाद अगर आप वर्ग में देख रहे हो तो परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ रहा है। और अगर आप आवृत्त में दाएं से बाएं जाते हैं, आवृत्त में दाएं से बाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान घटता है। ठीक है, यानी कि सोडियम और मैग्नीशियम ये आवृत्त वाइज रिलेटेड है, तो सोडियम की त्रिज्या बड़ी होगी और मैग्नीशियम की त्रिज्या कम होगी। अगर आप लिथियम और सोडियम की बात करते हैं तो लिथियम की त्रिज्या छोटी होगी और सोडियम की त्रिज्या बड़ी होगी, क्योंकि वर्ग में नीचे आने पर त्रिज्या बढ़ती है और आवृत्त में बाएं से दाएं जाने पर त्रिज्या घटती है। ठीक है, इस चैप्टर को बेटा जब भी हम पढ़ेंगे आवृत्त सारणी आप सबके पास होनी चाहिए। तो आप
जब भी ये वीडियो देख रहे होते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, आवर्त सारणी अपने सामने रखा करिए, आपको चैप्टर समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब आज हमने परमाणु त्रिज्या के बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट जो टॉपिक है उससे पहले अब आपके पास चेक पॉइंट 7.2 सॉल्व करनी है, वो आप लोग सॉल्व करेंगे 7.1 और 7.2। इसके बाद आयनिक त्रिज्या की जो डिटेल्स हैं ये आप सब लोग खुद रीड करेंगे बुक में से, इसमें आपको कोई डाउट नहीं आना चाहिए। तो आयनिक त्रिज्या वाला टॉपिक रीड करके इसकी क्वेरीज लेंगे और 7.3 भी आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये तीनों चेक पॉइंट सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट जो वीडियो शेयर करेंगे वो आयनन ऊर्जा पे शेयर होगी। थैंक यू।